जब मैं ईस्टर्न यूपी में फ्लड्स पे काम कर रहा था, मैनेजिंग फ्लड्स इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये आईपीएस के कोर्स में इंट्रोड्यूस भी थी। तो वहाँ मैंने देखा कि जब बाढ़ आने वाली है उसके 10-15 दिन पहले वहाँ पर सबसे पहले वहाँ उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मड इनकैम्पमेंट्स जो होते हैं, बंदा बोलते हैं उनको, जो मिट्टी के बनते हैं वो। तो मड इनकैम्पमेंट्स में सबसे पहले चींटियाँ बाहर आना शुरू कर दे रही थी। उसके बाद धीरे धीरे आपके चूहे और फिर सांप। जब सांप निकलने लगे तो गांव वाले समझ गए कहेंगे साहब अब बाढ़ आने में 3-4 दिन रह गए, और फिर वो भाग के चले जाते थे। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनिमल बिहेवियर, हमारे वहाँ एनिमल बिहेवियर को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारे गांव वाले एनिमल बिहेवियर के बारे में जानते हैं। अभी मैं काम कर रहा था स्नो लेपर्ड पे, और मैंने स्नो लेपर्ड एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पकड़ी है जो मैंने वेदर फोरकास्ट वालों को भी बताया। आपने देखा होगा जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो हमारे जो वेदर फोरकास्ट करते हैं उनको कोई सूचना नहीं दे पाते। वो बारिश की दे देंगे लेकिन क्लाउड बर्स्ट की नहीं दे पाते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट की सूचना अगर आपको देनी है तो आपको स्नो लेपर्ड का स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है। स्नो लेपर्ड क्या करता है, क्यों रहता तो हमेशा बर्फ़ में है, वो बनाई बर्फ़ के लिए है, लेकिन अगर क्लाउड बर्स्ट होने वाला है 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, तो वो क्या करता है, वो ट्री लाइन में आ जाता है, और ट्री लाइन में जो एल्पाइन मेडोज़ में जो वेजिटेशन है उसके पास छिप जाता है वो। और एग्जैक्टली उसके छिपने के 4 दिन बाद, 5 दिन बाद गांव वालों ने भी ऑब्जर्व किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया दैट देयर वाज अ क्लाउड बर्स्ट। और जब क्लाउड बर्स्ट समाप्त हो जाता है, उसका बिल्कुल अब नहीं आएगा, तब स्नो लेपर्ड जो है वो वापस चले जाता है। तो क्लाउड बर्स्ट के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू डिपेंड टोटली ऑन स्नो लेपर्ड, लेकिन कम से कम आप उसका अध्ययन तो कर सकते हैं। टोटली इसलिए रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि स्नो लेपर्ड और जानवर जो है मनुष्य के संपर्क में आने लग गए हैं। जैसे बंदर आ गए हैं मनुष्य के संपर्क में, तो क्या कहते हैं, वो थुप्पा और ये सब खाना शुरू कर दिया उनने नूडल्स भी खाने शुरू कर दिए। तो उनमें भी वो कमीनापन आ गया है जो इंसान में है ना। आप देखो बंदर, पहले के बंदर कितने सीधे होते थे, कभी अटैक नहीं करते थे। अब तो बंदर ने देखा और ख्वां ख्वां करने काटने को आता है, और कई एक्सीडेंट्स होते। ये यही रीज़न है ना, हमारा फूड खा रहा है, तो हमारी जो गंदगी है उनमें भी जा रही है। तो सोशल पोल्यूशन जो है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ पोल्यूशन, जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं समझते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो है ठीक, नदियाँ गंदी हो रही हैं, सब हो रही, लेकिन तभी तो ख़त्म होगा। अब हमारे वहाँ का हिंदू धर्म में जाके डुबकी लगा देंगे खूब, 2000 लोग डुबकी, आज ये पूजा है कल वो पूजा है, और पता नहीं क्या होता, वैसे नहीं नहाएंगे लेकिन जब पूजा होती है सब महिलाएं भी लड़के भी जो कभी नहीं नहाते वो भी नहाते हैं जाके ना। मैं भी बचपन में कम नहाता था क्योंकि मैं हॉस्टल में था, तो हमारे को हफ्ते में 1 दिन नहाने को मिलता था। लेकिन जब त्यौहार आता था इस तरह का, जैसे क्या बोलते हो 15 जनवरी के आसपास, तो डुबकी लगाने वालों में मैं भी सबसे पहले था, क्योंकि ईजा कहती मार डुबकी न तो मारूल तो गए ना। तो हमारी हैबिट्स जो है ना, वी हैव टू कंट्रोल दोज हैबिट्स। हम ये तो कह रहे हैं नैनीताल बचाओ, लेकिन हम कर क्या रहे हैं नैनीताल बचाने के लिए। मैंने एक मूवमेंट शुरू किया था जब मैं हिस्ट्री में हेड था, बहुत करीब 20-25 साल तक मैं करते रहा। तो उसके लिए मुझे 2 स्टूडेंट्स ने इंस्पायर किया। एक विजय शर्मा लड़का था, बहुत शैतान, तो टॉफ़ी के वो फेंक रहा था कागज, ठीक आर्ट्स ब्लॉक के आगे। मैं नया लेक्चरर हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा क्यों फेंक रहे हो टॉफ़ी का कवर, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कहाँ के पढ़ो। कहने लगा सेंट जोसेफ का। मैंने कहा यार सेंट जोसेफ में तो इतना अच्छा स्कूल है, वहाँ आपको तमीज़ नहीं सिखाया गया। कह रहा साहब तमीज़ क्यों नहीं सिखाया गया, बट देयर इज़ नो डस्टबिन ओवर हियर, व्हाट कैन आई डू, वेयर शुड आई थ्रो इट। और मैंने कहा कह तो सही रहा है। तो फिर खैर मैंने पैसे मिला के डस्टबिन रखे वहाँ कैंपस में, बट वो डस्टबिन नेचुरली जो होता है लोगों ने उसमें क्या बोलते वो दिवाली के एटम बॉम्ब और वो सब डालने शुरू कर दिए, तो वो उसके छितरे छितरे हो गए। फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि एक हम मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने MA1 हिस्ट्री और MA2 हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स मुझे लगे ये संवेदनशील हैं, उनसे मैंने कहा यार हर सैटरडे हम कैंपस को क्लीन करेंगे, और मौका लगेगा तो संडे को भी करेंगे। तो हमने कैंपस क्लीन करना शुरू किया। तो हम शाम के टाइम पर करते थे, 3:30 बजे, जब स्टाफ मेंबर्स भी ज़्यादातर चले जाते, बच्चे तो चले ही जाते थे। तो जो सबसे पहला कमेंट मुझे मिला वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने लिखा भी अपनी डायरी में। तो कुछ टीचर्स केमिस्ट्री के थे, उन्होंने और कूड़ा फेंका नीचे,
और ये कहने लगे ये रावत आधा पागल तो था, पूरा ही हो गया। है ना? मैंने कहा व्हाट ए ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा यार आई एम मैड। चलो ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने लेक क्लीनिंग शुरू की। तो लेक क्लीनिंग हम हर संडे करते थे करीब 8 बजे से 11 बजे तक। और लेक क्लीनिंग जब करते थे तो उसमें बहुत स्टूडेंट्स आने लगे, और कुछ ऐसा हुआ कि अरविंद पडियार और कुछ स्टूडेंट्स यूनियन में जीत गए इलेक्शन। तो ये हो गया कि जो लेक क्लीनिंग करता है इलेक्शन भी जीत जाता है। तो कई नेता आने लगे वहाँ ना। तो ये लेक क्लीनिंग जो है, हम पूरा लेक तो नहीं क्लीन कर सकते, लेकिन इट इज़ सिम्बॉलिक। लोग जब देखते हैं कि ये बच्चे लेक क्लीनिंग कर रहे हैं तो उनको भी लगता है। जब हम लोग लेक क्लीनिंग करते थे तो कई बार टैक्सी वाले भी आ जाते थे। जैसे एक टैक्सी वाले का मुझे नाम याद है, विजय, काठगोदाम का था वो। तो आया मेरे पास, कहने लगा कि सर मैं भी क्लीन कर सकता लेक। मैंने कहा वाई नॉट। कहने का हमारी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है लेक से, मैं टैक्सी वाला हूँ, अगर नैनीताल का लेक ख़त्म हो गया तो टैक्सीज भी नहीं मिलेंगी, आएंगी नहीं यहाँ। तो वो लोग उसके साथ जुड़ने लगे। तो लेक क्लीनिंग वॉज अ वेरी गुड ड्राइव। और उसका परिणाम ये है कि कई बार स्टूडेंट्स पुराने आते हैं, उनका फ़ोन आता है सर लेक क्लीनिंग चल रही, तो हम आए अपनी वाइफ और बच्चों को लेके। ये एक हमने काम किया था अच्छा। नाउ हेड्स ऑफ टू रितेश शाह कि रितेश शाह इस काम को आगे बढ़ा रहा है। इसी तरह से हमने प्लांटेशन ड्राइव की। तो यहाँ एक बच्चों का संगठन है यंग बॉयज़ ग्रीन आर्मी करके। तो ग्रीन आर्मी वाले जो हैं वो ये जो रिजेस हैं, संडे या छुट्टी को वो रिजेस में जाके जितना प्लास्टिक है उसको लेके शहर में आ जाते हैं और फिर उसको डस्टबिन में डालते हैं, या रिसाइकिल प्लांट जहाँ है हल्द्वानी के आगे उसको भेज देते हैं। तो ये मेरे पास आए थे बच्चे ग्रीन आर्मी वाले, उसमें जय जोशी एक लड़का, एक अजय है कोई, जिनके नाम मुझे याद है। तो कहने लगे सर हमको गाइड करिए। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब तुम पेड़ लगाते हो तो शाम को न्यूज़पेपर गिरीश रंजन तिवारी जी के पास मत जाना कि साहब हमारी खबर छाप दो, हमने पेड़ लगाए थे ना। तो हमारे पेड़ लगाने में जो प्लांटेशन है, एंड गिरीश रंजन तिवारी जी से आप पूछ सकते हो, 4 पेड़ लगाएंगे, शाम को अखबार वाले के पास पहुंच जाते हैं, फ़ोटो बढ़िया ढंग से, फ़ोटो हर एंगल से फ़ोटो खींच के अपनी फ़ोटो दे देते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम प्रेस पब्लिसिटी मत करना, तुम्हारे पास लोग आएंगे भी, डोंट डू एनी प्रेस पब्लिसिटी। तो तुम्हारे क्या कहते हैं लड़के जो हैं वो डिवोटेड एंड डेडिकेटेड होंगे। तो ग्रीन आर्मी की अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो गई है, और वो लेक क्लीनिंग भी कर रहे हैं जब उनको मौका लगता है, लेकिन ज़्यादातर प्लांटेशन और रिजिस में वो सफाई करते हैं। एक अच्छी चीज़ उन्होंने ये भी स्टार्ट की है जो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी इसको कर सकते हैं। जय जोशी लोग जो हैं ग्रीन आर्मी, वो नेचर वॉक कराती है। तो नेचर वॉक जब कराई तो सबसे पहली नेचर वॉक मैंने की थी उनके साथ। तो उन्होंने एडवर्टाइज़ किया, बहुत बच्चे फेसबुक में, तो बहुत बच्चे आए थे, 30-35 बच्चे आए होंगे। तो वो नेचर वॉक हमने स्टार्ट की थी सेंट जॉन्स इन द विल्डरनेस, जो सूखाताल का चर्च है। तो इस चर्च की हिस्ट्री बताते हुए कि सेंट जॉन कौन थे, ये चर्च कब बना, ये सब उनको बताया। और उसके बाद फिर उसका पूरा इतिहास, और फिर उसके बाद जो नीचे ग्रेवयार्ड है उस ग्रेवयार्ड में ले गया। तो उस ग्रेवयार्ड में ये मेरी डिस्कवरी थी जो मैंने BBC में भी अनाउंस हुई थी जब जिम कॉर्बेट का बर्थ सेंटेनरी थी। तो जिम कॉर्बेट की जब बर्थ सेंटेनरी थी तो BBC वालों ने बहुत ज़्यादा इसका हल्ला गुल्ला मचाया था। तो मैंने उनको आर्टिकल लिख के दिया था हिंदुस्तान टाइम्स में। नेपोलियन कहा करता था गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। अगर आप हमें अच्छी माएँ देंगी जो किटी पार्टी में नहीं जाती हैं अगर आप हमें अच्छी माएँ देंगी तो मैं आपको अच्छे बच्चे दूंगा। तो मैंने कहा आप जिम कॉर्बेट का तो इतना वो कर रहे हैं हल्ला, लेकिन जिम कॉर्बेट की मदर के बारे में आपने नहीं सोचा कभी, जिसने जिम कॉर्बेट जैसे व्यक्ति को जिम कॉर्बेट बनाया। तो मैरी जेन कॉर्बेट एंड क्रिस्टोफर कॉर्बेट, उनकी कब्र जो है वो सूखाताल ग्रेवयार्ड में है। तो फिर मैं बच्चों को वहाँ ले गया, फिर उनके बारे में बताया। तो इस तरह से फिर यहाँ के वृक्ष जो हैं, देवदार की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे देवदार का जो वृक्ष है ये एंटीडोट है स्नेक पॉइजनिंग के लिए। अगर आपको स्नेक काट देता है और आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो चाकू काट के जितना खून है निकाल लीजिए, उसके बाद फिर उसका जो लीसा है उसका लेप लगा लीजिए। तो इट इज़ एन एंटीडोट फॉर स्नेक पॉइजनिंग। तो इस तरह से उनको वृक्ष दिखाया। फिर दिखाया ये बाँस का वृक्ष है नैनीताल में। तो बाँस का वृक्ष जो है इसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। आप देखिएगा बाँस में एक हॉलो ज़रूर होता है, जहाँ 2 ब्रांचेज आएंगी, मेन ब्रांच से हॉलो जैसा बना रहता है। तो उसमें जो पानी एकत्रित हो जाता है, उस पानी को अगर आप 1 महीने बाद छान के पिएं तो आपका दमा का जो रोग है वो समाप्त हो जाएगा।
तो इस तरह से उनको इस तरह से ज्ञान देते हुए हम लोग आगे बढ़े। सेकंड लेक्चर जो था फिर मेरे ख्याल में रितेश शाह ने दिया, इसके बाद का मुझे मालूम नहीं। तो नेचर वॉक से भी आप काफ़ी बच्चों को सैनिटाइज कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं। शायद डॉक्टर लता पांडे ने भी एक लेक्चर दिया उनके वहाँ, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, जो हमारे होम साइंस वाली हैं, इन्होंने न्यूट्रिशन पे या कुछ उनको बताया था। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो नैनीताल की जो समस्याएं वो बड़ी नहीं हैं, प्रॉब्लम हमारा है। हम हर हिंदुस्तानी या हर एशियन जो है वो एक बीमारी से सफ़र करता है, सिंड्रोम, एक बीमारी जिसको बोलते हैं निम्बी। निम्बी बीमारी के मतलब है नॉट इन माई बैकयार्ड। हम लोग जो हैं जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हम अपना घर तो खूब साफ़ करते हैं और मौका लगता है तो दूसरे के घर में स्टाइल से कूड़ा फेंक देते हैं ना। और हमारे एरिया में जहाँ मैं रहता था वहाँ तो बहुत होता है। बल्कि एक कर्नल पांडे जी हैं, वो बड़े डिसिप्लिन वाले हैं। वो नए नए आए तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा भाई साहब ज़्यादा डिसिप्लिन मत दिखाओ फौज का यहाँ, ये कोई नहीं सुनने वाला आपको। कह रहे हैं नो दे आर वेरी डर्टी, गंदगी कर रहे हैं, मैं इनको टोकूंगा, ये करूँगा। तो एक दिन उन्होंने एक महिला को टोका। उन्होंने कहा बेटा देख कि गंदगी बाहर मत फेंका कर ऐसे, और तू तो रिच को गंदा कर रही, तेरे छोटे बच्चे कल वो बीमार पड़ेंगे। तो उनका हस्बैंड आया, वो लड़ने लगे। अपने को बड़ा कर्नल समझ रहा, हम भी कर्नल से कम नहीं है, हम भी स्टेट बैंक में काम करते हैं। तो उनका झगड़ा सा हुआ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैया रहने दीजिए, कर्नल साहब को आइडिया नहीं है। जबकि कर्नल साहब ने वॉलंटियर भी किया कि तुम कूड़ा एक डब्बे में डाल देना, मैं उठा के ले जाऊँगा और डस्टबिन में डाल दूँगा। वो नहीं माने। मैंने कर्नल पांडे से कहा, आप रास्ता बदल दो, नहीं तो आप परेशानी में पड़ोगे, दूसरे रास्ता। कहने लगे नहीं हम फौजी आदमी हैं, हम डरते थोड़ी किसी से। तो दूसरे दिन जब फौजी आए तो हस्बैंड वाइफ रुके हुए थे, वाइफ पीछे छिपी थी, हस्बैंड आगे। जैसे वो आए तो कर्नल वो हस्बैंड चिल्लाया, कर्नल एगो, कर्नल एगो, और वाइफ ने जितना कूड़ा था सब नीचे फेंका ना। तो ये सिंड्रोम हमारे वहाँ है। हम सफाई करना नहीं जानते। घर के अंदर तो बहुत सफाई होगी, लेकिन घर के बाहर देयर इज़ नो सफाई एट ऑल। सब सड़क पे फेंक देते, सब कूड़ा। और तो और जो अच्छे स्कूल के बच्चे हैं, सेंट मैरीज कॉन्वेंट, आई रोट अ लेटर टू द सिस्टर ऑल्सो कि अपने बच्चों को कम से कम ये तो सिखा दो चॉकलेट के छिलके ये सब सड़कों पे ना फेंकें। स्वामी विवेकानंद यहाँ 1890 में आए थे खेतरी के महाराज से मिलने। और स्वामी विवेकानंद जब यहाँ रहे उसके बाद फिर वो अल्मोड़ा जाने की उन्होंने सोची। तो रास्ते में वो वहाँ पर रुके काकड़ी घाट। तो काकड़ी घाट में उन्होंने, वहाँ मंदिर तो नहीं था, वो संगम देखा। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा, अपने साथी से कहा, स्वामी अखंडानंद से, कि स्वामी दिस इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर मेडिटेशन, मैं यहाँ पर ध्यान करना चाहता हूँ। तो दूसरे दिन उन्होंने 2 घंटे ध्यान किया। और जब ध्यान से उठे तो उन्होंने कहा, अखंडानंद मेरी जितनी आंतरिक समस्याएं थी, आंतरिक मतलब उनके पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, आंतरिक समस्या मतलब आध्यात्मिक, तो मेरी जितनी भी आंतरिक परेशानियाँ थी आज उसका समाधान मुझे इस घाट पर मिला और यहाँ से मुझे असली ज्ञान मिला है। और मैंने आई सॉ द होल यूनिवर्स विद इन एन एटम, ये भी कहा उन्होंने, एंड द मैक्रोकॉस्म विद इन द माइक्रोकॉस्म, ये उन्होंने बात बताई। उसके बाद जब वो कैलकाटा गए अल्मोड़ा विजिट करने के बाद, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, कॉस्मोस माइक्रोकॉस्म टू मैक्रोकॉस्म, ये उन्होंने लिखा। और यही लेक्चर, यही आर्टिकल जो उन्होंने लिखा था, लगभग यही उनकी स्पीच थी जो उन्होंने शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में दी थी। तो ये है हमारा नैनीताल। अब आपको अब लगेगा कि हमें नैनीताल को सुरक्षित करना है, क्योंकि हमारे वहाँ से इस तरह की विभूतियाँ जो हैं वो प्रेरित हुई थी। थैंक यू वेरी मच।